गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएसटी में इतिहास में फर्स्ट चैप्टर यूरोपियन हिस्ट्री में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति में जो हम लोग को मेन टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फ्रांसीसी की क्रांति का, इसकी 14 जुलाई फ्रांसीसियों के लिए क्यों महत्व है। 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। नया सवेरा इसलिए लेके आया कि जो वर्षों से राजतंत्र या तानाशाही चल रही थी लुई 16वें की, वो समाप्त हो गई। सब लोगों को एक नया सवेरा, नया सोच, नए भविष्य के बारे में जानने के लिए मौका मिला। फ्रांस के शहर पेरिस में उस दिन क्या हुआ, आतंक का माहौल बना हुआ था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि लोगों को ये बात खबर उड़ गई थी कि जो सैनिक हैं वो शहर और लोगों पे कब्जा करने के लिए शहरों और गाँव में बढ़ रहे हैं। इसीलिए गांव के और अन्य लोग क्या हुए थे, खुद शहरों की तरफ और उन सैनिक ठिकानों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गए थे। और उस फ्रांसीसियों की या फ्रांसीसी शासन के समय जो लुई 16वें का शासन का सबसे दुर्दांत चिन्ह या कह सकते हैं कि जो सबसे आताताई स्मारक था, बास्तिल का दुर्ग, उसको इन लोगों ने मिलकर 14 जुलाई को ही ध्वस्त कर दिया और वहाँ पे रहने वाले जो कैदी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको आज़ाद करा लिया। 14 जुलाई को ही फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी भी आतंक का प्रतीक, अत्याचार का प्रतीक जो बास्तिल दुर्ग था, उसको वहाँ की जनता ने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। और इसीलिए इस दिन को फ्रांस के जीवन में या फ्रांस के इतिहास में या फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, मैंने बताया अभी कि लोगों को ये खबर फैल गई कि फ्रांस के जो सम्राट थे उन्होंने क्या किया था, सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। ठीक है, और ये भी अफवाह थी कि नागरिकों पर गोलियों चलाने का आदेश दिया गया है। उस समय क्या हुआ था, पादरी गोपान के नेतृत्व में करीब 7,000 लोग, जिसमें पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित थे, क्या हुए थे, जो टाउन हॉल हैं वो क्या वहाँ पे आके एकत्रित हो गए और उनके हाथ में एक जनसेना का गठन करने का फैसला किया। वह हथियारों, मैंने बताया कि वो हथियार और गोला बारूद की खोज के लिए क्या करते थे, सैनिक ठिकानों और अधिकारियों के घरों में हमला करना शुरू कर दिया और वहाँ पे उन्होंने जबरन प्रवेश किया और उन जगहों पे कब्जा कर लिया। परिणाम यह हुआ कि लाखों का जो एक समूह था वो पेरिस के सड़कों पर आ गया और धीरे धीरे वो पूर्वी हिस्से की ओर चल पड़े। और उन्होंने क्या किया, मैंने बताया भी कि जो आतंक का सबसे खतरनाक प्रतीक था बास्तिल, उसको क्या कर दिया उन्होंने, बास्तिल किले को, बास्तिल जेल को तोड़ डाला और वहाँ पे जो काफ़ी मात्रा में गोला बारूद और अन्य चीज़ें थी उस पर अपना कब्जा बना लिया। ठीक है, इस लड़ाई में भी क्या हुआ, जो वहाँ का कमांडर था जेल का वो मारा गया। ठीक है, मैंने बताया अभी फिर कि बास्तिल क्या था बच्चों, बास्तिल जो लुई 16वें का आतंक का सबसे प्रतीकात्मक शासन था। इसीलिए बास्तिल दुर्ग को समाप्त होने के बाद या ध्वस्त होने के बाद वहाँ के लोगों को बड़ा आनंद आया, बड़ा ये प्रसन्नता हुई कि कम से कम एक छोटा सा जो काम था उन लोगों ने लुई 16वें के विरुद्ध वो कर लिया था। इस घटना के फलस्वरूप पेरिस तथा उससे जुड़े इलाकों में कई दिनों तक क्या हुआ, संघर्ष चलता रहा। जनता के पास चूँकि खाने पीने की चीज़ों का अभाव था, इसलिए अभाव हो रहा था और जो पाव रोटी की फ्रांस में पाव रोटी आम जनता का मुख्य भोजन है, जो उस समय उसकी कीमत वहाँ पे बढ़ रही थी। लेकिन बाद में
बाद में क्या हुआ, इतिहासकारों ने यह भी देखा कि फ्रांस की क्रांति में जो बढ़ती रोटियों की या ब्रेड या पाव रोटी की बढ़ती कीमतों ने भी क्या कह सकते हैं, क्रांति में या क्रांति को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण काम किया। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, अधिकांश लोगों को यह उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरीके से वहाँ की फ्रांस की जो जनता है वो लुई 16वें के प्रति जागरूक होगी और उसका विरोध करेगी। ठीक है। और किस तरीके से लुई 16वें को फांसी दी गई और सारी चीज़ें हुई, ये सारी बातें हम लोग आगे आराम से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। जिसके पहले हम लोग पढ़ लें कि क्या फ्रांसी 18वीं शताब्दी के, या कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों। फ्रांसीसी क्रांति कोई क्रांति या कोई अमूल परिवर्तन क्यों होता है। जब लोग शासन सत्ता से क्या होते हैं, दुखी होते हैं, तभी वहाँ पे आमूल चूल परिवर्तन होता है। मैंने बताया कि 18वीं शताब्दी के समय में जो फ्रांस का शासन था वहाँ पे क्या था, वहाँ बोरबा राजवंश शासन कर रहा था। 1774 में लुई 15वें की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था लुई 16वां, वो गद्दी पर बैठा। वह भी अपने पिता की तरह निरंकुश था, वो भी जनता का हित नहीं चाहता था, लेकिन वह स्थिरता और आत्मनिर्भरता के कारण वह भी इस दिशा में कोई विशेष काम नहीं कर सका। वो जनता का हित चाहता था, लेकिन उसमें वह योग्यता नहीं थी कि वो जिससे वो जनता का भला कर सके, इसलिए वह भी वो काम नहीं कर पाया। वह भी अपने पिता की तरह निरंकुश था और वह पादरियों और सामंतों के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। मैंने बताया लुई 16वें का जो विवाह हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट में उससे हुआ था। फ्रांसीसी जनता ऑस्ट्रिया से घृणा करती थी, जिस कारण से फ्रांस में मेरी जो एनेंतो हैं वो एक अलोकप्रिय महिला सिद्ध हुई, जिसे लोग पसंद नहीं करते थे। लुई 16वें के शासनकाल में कोई पक्का नियम कानून नहीं था। देश के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाप तौल और भिन्न भिन्न प्रकार के कानून थे। देश में एकमात्र विधानसभा जो थी स्टेट्स जर्नल थी, उसी पर थोड़े लोगों का भरोसा था, लेकिन उसका भी सन 1614 से अब तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस जो था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ था। ब्रिटेन के क्या थे 13 उपनिवेशों के साथ फ्रांस की सेना ने क्या किया, ब्रिटिश फौजों के साथ युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसके कारण क्या हुआ, युद्ध के कारण फ्रांस के ऊपर अत्यधिक कर्ज लद गया। एक अनुमान के अनुसार बताते हैं कि 10 अरब लिवरेज से भी अधिक इसका कर्जा था। पहले से भी फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे का कर्जा था। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार के बजट का बहुत बड़ा भाग बढ़ाते हुए कर्ज चुकाने में जाने लगा। राजा ने अपने आर्थिक सुधार के लिए एक योजना तैयार की, जिसमें राजा ने कुलीन और दरबारियों को क्या कर दिया, एक प्लान बनाया राजा ने, जिसको उनके दरबारी और उसके स्टेट जर्नलों ने या कह सकते हैं कुलीनों ने अस्वीकार कर दिया। उस समय जो स्टेट जर्नल या जो कह सकते हैं संसद था, उसमें 3 स्टेट थे या 3 सभाएं थी। पहले स्टेट में कुलीन वर्ग के 300 सदस्यों को स्थान मिला था। दूसरे स्टेट में पादरी वर्ग के 300 प्रतिनिधि बैठे थे और तीसरे स्टेट में आम जनता बैठी थी। इसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए थी, परंतु इनकी संख्या भी 300 थी। इस प्रकार जब भी कोई बात या कोई विरोध की बात आती थी तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट एक हो जाते थे और 2-1 के बहुमत से हमेशा तृतीय स्टेट पीछे हो जाता था। तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी जो होते थे वो किसान, मजदूर, वकील, कर्मचारी आदि सब लोग होते थे। लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो हमेशा इस बात की मांग करते थे कि हमें प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए वो जनसंख्या के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। सही बात तो ये है कि फ्रांस का जो समाज था वो सामंती वर्गों के अंतर्गत अभी भी बटा हुआ था। 1789 के पूर्व क्रांति के समय जो पुरातन व्यवस्था है ओल्ड रेमिज के रूप में देखा गया, जो प्राचीन राजतंत्र की तरह कार्य करता था। इसमें क्या था, फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूरी आबादी 90% क्या थी, किसान थी और
लेकिन फिर भी इन लोगों के पास अपनी मालिकाना हक या किसान की जो भूमि का ज़मीन का मालिकाना हक है वो उनके पास नहीं था। ज़मीन का जो हक था वो 60% कुलीन वर्गों के पास था और चर्च और तृतीय स्टेट के जो अमीर लोग थे उनके पास था। मैंने बताया कि प्रथम और द्वितीय स्टेट यानी कुलीन और पादरी वर्ग के पास जन्मजात अधिकार थे। जैसे जो राज्यों को टैक्स दिया जाता था उनमें उन लोग को छूट मिलती थी, और कुलीन वर्ग के लोग क्या करते थे, किसानों और अन्य लोगों से ही टैक्स वसूलते थे। चर्च को भी किसानों से वसूल चर्च भी किसानों से एक कर वसूल था जिसे टाइथ के नाम से जाना जाता था। वह एक प्रकार का धार्मिक कर था। तृतीय वर्ग को लोगों को सरकार को टाइल नाम का प्रत्यक्ष कर देना पड़ता था और अप्रत्यक्ष कर पता नहीं कितना देना पड़ता था। ये एक विडंबना ही थी कि जिन्हें वोट देने का अधिकार था उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, और जिन्हें टैक्स देते थे वो वोट नहीं देते थे। जिनके पास धन था उन्हें टैक्स देने से छूट थी, और जिनके पास धन ही नहीं था, पैसे ही नहीं थे, उन्हें क्या था, उन्हें पैसे या कर देने पड़ते। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है जीने का संघर्ष। देखिए, कोई भी काम या कोई भी कानून तब तक सही से चलेगा जब तक पूरी जनता या तीनों जहाँ वहाँ पे, इसीलिए कहते हैं सर्वभाव समभाव, यानी सभी धर्मों का सम्मेलन या समभाव होना चाहिए। इसीलिए फ्रांस की जनसंख्या जो उस समय थी 1715 से में 2.3 करोड़ थी, लेकिन क्रांति या समय यानी 1789 तक आते आते 2.8 करोड़ हो गई। बढ़ती जनसंख्या ने क्या कर, चित्र में देखिए, चित्र में दिया गया कि कुलीन व्यक्ति को मकड़ी और किसान को मक्खी के रूप में चित्रित किया गया है। जिस तरीके से मकड़ी अपने शिकारी को फंसाने के लिए जाल बुनती है, ठीक उसी तरीके से जो कुलीन वर्ग थे ये भी किसानों को अपने जाल में फंसाकर उनको मार डाल देते। देखिए, दिया है कि एक किसान उसे के लिए अनाज और कर लेके आता है, और वो जो राजा है या कुलीन वर्ग है वो उसे एक तरफ जरा सा भी नहीं देखता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मैंने बताया कि जो फ्रांस का मुख्य भोजन था वो पाव रोटी था। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हुआ, अनाज की बढ़ी मांग हुई, और उत्पादन में बढ़ोतरी ना होने के कारण, उत्पादन में बढ़ोतरी ना होने का सबसे बड़ा कारण था कि जो फ्रांस की 60% खेती थी वो कुलीन और पादरी या चर्च के पास थी। किसानों को उन पर मजदूरों की तरह ही काम करना पड़ता था, इसलिए उत्पादकता वहाँ की नहीं बढ़ी। फ्रांस की जो मुख्य मैंने बताया उसकी भी कीमत, फ्रांस की जो मुख्य भोजन था वो पाव रोटी थी, उसकी भी कीमत बढ़ गई थी। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी मालिक तय कर देते। ये तो यही बात है कि बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो और नामकरण कोई दूसरा करे। मजदूरी हम कर रहे हैं और पैसा मालिक अपने हिसाब से दे देता। महंगाई बढ़ने के बाद भी मिलों में, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की वेतन में वृद्धि नहीं की गई। इसकी स्थिति और बिगड़ती गई। अमीर और गरीब के बीच जो खाई थी या जो गैप था वो और बढ़ता गया। स्थिति तब और असहज और खराब हो गई जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार जो उपज है वो नहीं पूर्ण होती थी। इसके बाद भी उन आम आदमियों को या किसानों को कर में या टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती थी, जिसके कारण उनके जीवन या जीविका संकट उत्पन्न हो जाती थी। ऐसे ही जीविका संकट चरम स्थिति देखने को मिलता है जब न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाए, यानी खाने पीने के भी लाले पड़ जाएं। इस स्थिति में क्या हुआ, जीवन को कैसे जिया जाए इसके बारे में एक गंभीर समस्या हो जाती है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो जीवन का संकट कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।